घर का बंद दरवाजा में अपने मुंह पर आज देखकर हैरान रह गई कि भाभी ने मेरे साथ ये क्या किया। मैं सोच में पड़ गई कि आज से पहले तो भाभी ने मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। वो हमेशा मुझे जुबानी कलामी ही डांटती या फिर कभी कभार एक आध हाथ भी लगा दिया करती, मगर आज तो भाभी ने हद ही कर दी। मुझे घर से बाहर निकालकर भाभी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया था और उस पर मैं बेबसी के आलम में अकेली गली में खड़ी थी और अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के अलावा मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। मैं आंसू भरी आंखों के साथ अपने इर्द गिर्द देख रही थी। मुझे बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और गली सुनसान होने लगी थी। इर्द गिर्द के सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैं दरवाजा पीट पीट के थक चुकी थी, लेकिन भाभी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं सोच रही थी कि भाई भी शहर गया हुआ था, पर ना अगर भाई घर पर होता तो शायद वो मुझे दरवाजा खोल ही देता, क्योंकि कभी कभार उसे मुझ पर तरस आ ही जाता था। मैं उन्हीं सोचों में डूबी मुसलसल दरवाजा पीट रही थी, लेकिन भाभी को मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। आज भाभी मेरे साथ अपनी दुश्मनी की आखिरी हद भी पार कर चुकी थी। उसने मुझे घर से निकालते वक्त एक दफा भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि जवान लड़की रात के इस पहर कहाँ जाएगी और मैं कहाँ दर दर के धक्के खाती। ये सोचकर मैं अम्मा अब्बा को याद करके रोने लगी। मेरे पास सिवाय अपनी किस्मत पे आंसू बहाने के कुछ नहीं था। मैं उन दिनों को याद करके रो रही थी जब भाभी दुनिया जहान के काम मुझसे रिया करती। भाभी के जुल्मों से तम करके अंदर क्या कम थे जो ये जुल्म करना बाकी रह गया था। मैं यही सोच रही थी कि भाभी ने मेरे साथ कैसा सलूक किया है। अक्सर मोहल्ले की औरतें मुझे समझाया करती थी कि तुम्हारी भाभी इतना तुम पर जुल्म करती है, लेकिन तुम हर बात बर्दाश्त कर जाती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बर्दाश्त करती रहो और तुम्हारी भाभी तुम्हें कमजोर समझ के तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर जाए जो फिर तुमसे बर्दाश्त न हो सके। इसलिए खुद के लिए बोलना सीखो। मैं मोहल्ले की औरतों की बातें सुन तो रही थी, मगर उन पर अमल नहीं करती थी। यही वजह थी कि भाभी के जुल्म हद से बढ़ते जा रहे थे। भाभी ने तो मेरा रिश्ता तक नहीं होने दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो कोई भी मेरा रिश्ता लेने के लिए मुझे देखने आता तो भाभी सबको ये कहकर भगा देती कि ये लड़की तो पागल है। भाभी ने पूरे मोहल्ले में मुझे पागल मशहूर कर रखा था। मैं भाभी की हर ज्यादती, हर जुल्म आंखें बंद करके बर्दाश्त कर रही थी। उसकी वजह यही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। अकेला एक भाई था और वो भी अपनी बीवी के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। कभी कभार उसे इस बात का एहसास होता कि मैं भी उसकी सगी बहन हूँ तो वो कभी मेरी परवाह कर लेता। ज्यादातर तो वो अपनी बीवी के पल्लू से बांधा रहता। उसे भी मेरी कभी परवाह नहीं होती थी। वो भी बीवी के साथ उसके गुनाहों में बराबर का शरीक था, क्योंकि वो अपनी बीवी को कभी भी मना नहीं करता था कि मेरी बहन के साथ इस तरह जुल्म क्यों करती हो। मेरे भाई ने कभी भी अपनी बीवी से नहीं पूछा था कि घर के सारे कामकाज करने के बाद जब मैं थक हार कर बिस्तर पर लेटती तो मेरी भाभी मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर देती और इर्द गिर्द के लोगों से यही कहती कि ये पागल है, इसलिए इसे कमरे में बंद करके रखते हैं। भाभी की हरकतें किसी से छुपी हुई नहीं थी। इसके बावजूद मैंने कभी भाई से गिला नहीं किया और ना ही अपने भाई को कभी भाभी के बारे में कोई शिकायत लगाई थी। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी कि इतना सब्र करने के बाद भी आखिरकार मुझे सिला क्या मिला। घर के अंदर भी मैंने भाभी के जुल्म बर्दाश्त किए और आज तो भाभी ने हद ही पार कर दी। मुझे घर से निकाल कर न जाने वो क्या साबित करना चाहती थी। कई घंटे दरवाजा पीटने के बाद और ये सोचने के बाद मैं वहां से उठी और रोती हुई सुनसान सड़क पर जाने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मंजिल कहाँ पर है और मुझे कब तक इस सफर को जारी रखना है। मैं खामोश अपनी सोचों में गुम सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। सर्दी का मौसम था। आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ कहर छाने लगा था, पर मेरे बदन पर कोई लिहाफ नहीं था जो मुझे उस सर्दी से बचा सकता। मैं टटकती हुई एक सुनसान और अनजान रास्ते पर अपनी मंजिल की तलाश में बस चलती जा रही थी। दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सर्दियों की रातें थी, सड़कें सुनसान पड़ी थी। सड़क के इर्द घने दरख्तों के साए एक अजीब सा खौफनाक मंजर पेश करते आ रहे थे। मुझ में भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ा सकती, क्योंकि डर के मारे मेरे कदम आगे बढ़ने की बजाय एक जगह पर ही जम कर रह गए। मैंने हिम्मत करते हुए एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठने का सोचा। तभी मैं हिम्मत करते हुए सड़क के करीब लगे एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मैं अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाकर अपनी बेबसी पर रो रही थी कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। मैं बुरी तरह से घबरा चुकी थी। खौफ के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा था। धीरे धीरे कदमों की आवाज ज्यादा गहरी होती चली जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ही आवाज मेरे ही करीब से आ रही हो।
मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले सकती, गौर कर सकती। तभी मुझे कांपता हुआ हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। मैंने डरते हुए जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो मेरे बिल्कुल करीब काले लिबास में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जो मेरे कंधे पर अपना हाथ रखे हुए थी। मैं बूढ़ी अम्मा को सुनसान जगह पर देखकर परेशान हो गई। तभी बूढ़ी अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ रात के इस पहर क्या कर रही हो? उस बूढ़ी अम्मा के लहजे में माँ जैसी मोहब्बत झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझसे ये सवाल कर रही हो। तभी मैंने रोते हुए उस बूढ़ी अम्मा को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत घबरा रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि परेशान मत हो, मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, जब तक तुम्हारा जी चाहे मेरे घर रुक सकती हो। मेरे पास उस बूढ़ी अम्मा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि रात के उस अंधेरे में मैं और कहाँ जाती। अब मुझे बूढ़ी अम्मा की बात मानने में ही बेहतरी महसूस हो रही थी। मैंने आंसू साफ करते हुए बूढ़ी अम्मा का हाथ थामा और उसके साथ उसके घर जाने लगी। कुछ ही देर में बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गई थी। उसके घर जाने के बाद जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरा नाम फातिमा है और मैं गुजरात के एक नवाही गांव से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे अब्बा लकड़ियाँ गच्छी करके बेचा करते और अम्मा घर में कामकाज के अलावा थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम भी जानती थी। अम्मा गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी और चंद पैसे कमाकर घर चलाने में अब्बा का हाथ बटाया करती। हम 2 बहन भाई थे। भाई बड़ा था इसलिए वो अम्मा का बहुत लाडला था। मैं छोटी होने की वजह से अब्बा की बहुत लाडली बेटी थी। हमारा एक छोटा सा हंसता बसता घराना था। अब्बा और अम्मा की कमाई से बमुश्किल घर का गुजर बसर होता, इसलिए पढ़ने का शौक रखने के बावजूद भी हमारा तालीम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मैं और भाई घर पर ही रहकर अपना वक्त गुजार रहे थे। अम्मा को किसी ने कुछ रद्दी का सामान बेचने के लिए दिया। अम्मा वो सामान लेकर घर में आई। मैं और भाई सामान की तलाशी लेने लगे, तभी मुझे कुछ किताबें मिली। मैंने वो किताबें अपने पास रख ली। मैं उन किताबों के साथ खेला करती थी। एक दिन मैं उन किताबों के साथ खेल रही थी कि मेरी एक सहेली भी मेरे साथ खेलने के लिए मेरे घर आ गई। उसने मेरी किताबें देखी तो मुझसे कहने लगी कि ये तो मेरी जैसी किताबें हैं। उसने मुझे समझाया कि किताबें खेलने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मुझे ये पढ़नी नहीं आती, मुझे शौक तो बहुत है मगर इनको कैसे पढ़ा जाता है ये नहीं मालूम। तभी मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जब भी खेलने के लिए आया करूंगी तो मैं खेलने की बजाय तुम्हें किताबें पढ़ना सिखाया करूंगी। मैं अपनी सहेली की ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। फिर जब भी मेरी सहेली मेरे साथ खेलने के लिए आती तो मुझे खेल खेल में पढ़ना लिखना सिखाने लगती। वो जो कुछ अपने स्कूल में ट्यूशन से सीख कर आती थी वही आकर मुझे भी सिखाती। इस तरह मुझे भी कुछ पढ़ना और लिखना आ गया था। अम्मा जब मुझे अपनी सहेली के साथ इस तरह पढ़ते लिखते देखती तो बहुत खुश होती और मुझसे कहती कि काश हमारे पास इतना रुपया पैसा होता कि हम तुम्हें पढ़ा सकते। मैं अम्मा से हमेशा यही कहती कि अम्मा आप परेशान मत हो, मुझे जितना शौक है मैं अपने उस शौक से सभी कुछ सीख लूंगी। वक्त गुजरता गया, मैं और भाई बड़े होते गए। भाई मेरे साथ मोहब्बत से पेश आया करता। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे की हर बात मानते और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते। भाई भी अब्बा के साथ लकड़ियां गठी करने का काम करने लगा। अब घर के हालात पहले से काफी बेहतर हो गए, क्योंकि भाई की भी कमाई घर में आने लगी। भाई जो कुछ भी कमाता सब पैसे लाकर अम्मा की हथेली पर रख देता। अम्मा को भाई की कमाई का बहुत सुकून था। अम्मा ने मुझे भी सिलाई का काम सिखा दिया और अब अम्मा के दिए हुए कपड़े में सिलाई किया करती और चंद पैसे कमा कर अम्मा की हथेली पर रख दिया करती। इस तरह हमारे घर का सुकून भी बरकरार रहता और किसी किस्म की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ता। अब उस घर में जितने भी लोग रहते थे सभी कमाने वाले थे, इसलिए घर में खुशहाली आने लगी। हमारे घर में बहुत सुकून था। एक दिन अम्मा ने अब्बा से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। अब्बा अम्मा से कहने लगे कि पहले बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद हम अपने बेटे की शादी करेंगे। बेटी अपने घर की हो जाए तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बेटे की शादी पहले कर दी तो बहू के आ जाने के बाद तुम्हारे बेटे का रवैया कैसा हो, इसलिए बाद में मुश्किलों का सामना करने की बजाय अक्लमंदी का तकाजा है कि हम पहले बेटी को उसके घर का बना दें। अम्मा अब्बा की बातें सुनती तो कहती कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फातिमा के लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तभी हम उसकी शादी के लिए हाँ करेंगे।
यहाँ पर भी मेहनत करके जिंदगी गुजार रही है, तो मैं नहीं चाहती कि आगे भी मेरी बच्ची मेहनत करके ही जिंदगी गुजारती रहे। कोई मुनासिब और अच्छा रिश्ता मिले तभी मैं फातिमा की शादी करूंगी। अम्मा अब्बा मुझे और भाई को लेकर हमेशा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि अब उन्हें हमारी शादी की फिक्र खाई जा रही थी। भाई को एक कारखाने में नौकरी मिल गई। आज खुशी का दिन था। भाई ने अम्मा को बताया कि उसे कारखाने में नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी अच्छी मिला करेगी। अम्मा ये बात सुनकर खुशी से आंसू बहाने लगी और कहने लगी, लगता है किस्मत को हम पर तरस आ गया जो हमारे घर के हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। भाई की नौकरी को लेकर हम सब बहुत खुश थे। भाई अपनी नौकरी दिल से लगाकर करने लगे थे। घर के हालात अब बदल गए थे। हम सब बहुत खुश थे और ये खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन भाई अपने काम से वापस आया तो अम्मा से कहने लगा कि मुझे कारखाने में एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। अम्मा ने उसकी बात सुनी तो अम्मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। लड़की भी कारखाने में ही नौकरी करती थी। अम्मा ने जब अब्बा से बात की तो अब्बा ने वही बात फिर से दोहराई कि जब तक फातिमा की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। भाई ये बात सुनकर नफरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। आज मैंने पहली दफा अपने भाई की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। मेरा दिल दहल कर रहा क्या। न जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि भाई की शादी न होने पर भाई मुझे इस बात पर गुनहगार समझ रहे थे। भाई नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे उन्हें मनाने के लिए कमरे में गई। तभी भाई ने बहुत बुरी तरह से मुझे डांटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। आज मुझे भाई का रवैया देखकर इस बात का यकीन हो गया था कि कभी कभी इंसान बहुत खुदगर्ज हो जाता है। इंसान कभी कभी अपने मफाद के लिए अपने रिश्तों को भी पहचानने से इनकार कर देता है। भाई का रवैया मेरे साथ ऐसा ही था जैसे मैं उनकी कुछ भी नहीं लगती। ऐसे लगता जैसे मैं उनके लिए उनके किसी दुश्मन से कम अहमियत नहीं रखती। हालात बहुत बिगड़ गए थे। भाई ने घर से खाना खाना छोड़ दिया। अम्मा भाई को लेकर बेहद परेशान रहने लगी। अब्बा भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। मैंने और अम्मा ने अब्बा को बहुत समझाया कि अगर भाई की शादी हो भी जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैंने अब्बा से कहा कि घर का माहौल तो ठीक हो जाएगा, भाई की शादी हो जाएगी तो उसके बाद अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियां पैदा करेंगे, आप ऐसे मत करें। अब्बा ने 100 बातों की एक बात बोली। अब्बा ने कहा कि किस बेटे पर उम्मीद रखूं जो सिर्फ अपने दिल की सुनकर अपना रवैया बदल बैठा है। कल जब उसकी शादी होगी तो ये तुम लोगों के मुंह तक नहीं लगेगा। ये कितना जहर है अपने दिल में लिए बैठा, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब्बा का फिक्र करना भी बजा था। ये बात तो बिल्कुल सच थी कि अभी शादी की सिर्फ बात चली थी और शादी से किसी ने इनकार भी नहीं किया। फिर भी भाई का रवैया घर में बिल्कुल तब्दील हो गया। भाई ने घर में अपनी तनख्वाह देना छोड़ दी। घर से खाना खाना, कपड़े तुड़वाना, हर काम करना छोड़ दिया। अब तो भाई कई दिन कारखाने में ही गुजार देते। अम्मा हर वक्त रोती रहती। अम्मा का एक ही लाडला बेटा था। अम्मा से उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यही वजह थी कि अम्मा हर वक्त आंखों में आंसू लिए भाई को याद करती रहती। तभी अम्मा बीमार रहने लगी। मैंने भाई को बहुत पैगाम भिजवाए कि अम्मा बीमार रहती हैं, घर चक्कर लगाएं, लेकिन भाई को रत्ती भर किसी बात का फर्क नहीं पड़ा। अम्मा की ऐसी हालत देखकर अब्बा ने भी अपनी जिद तोड़ते हुए भाई को घर बुलाया और कहा कि हम तुम्हारी शादी वहां करेंगे जहां तुम चाहते हो, लेकिन घर आ जाओ, अपनी माँ से आकर मिलो। तब कहीं जाकर भाई ने घर में कदम रखा। भाई ने अपनी हर बात, हर शर्त मनवाई थी। अब्बा ने अम्मा से कहा कि तुम भी अपने आप को ठीक कर लो, मैं तुम्हारी जिद के आगे हार मानता हूँ। भाई को देखकर अम्मा की जैसे जान में जान आई। अम्मा पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी। भाई के कहने पर भाई का रिश्ता वहीं तय कर दिया गया जहां भाई चाहते थे और देखते ही देखते वो वक्त भी आ गया जिसका भाई को बेसब्री से इंतजार था। नूरीन दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। घर में हर तरफ खुशी का समा था। भाभी के घर आने की खुशी में मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से सजा कर रखा था। भाई का कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ खुशी बिखरती नजर आ रही थी, पर कौन जानता था कि ये खुशी सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। न जाने किसकी नजर हमारे हंसते बसते घर को लगने वाली थी। भाभी के आ जाने के बाद घर में रौनक हो गई थी। भाभी आदत की बहुत ही अच्छी नजर आती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिलो दिमाग में क्या गेम चल रही थी ये कोई नहीं जानता था। एक माह तो भाभी ने मुझसे और अम्मा से खूब खिदमत करवाई। अम्मा ने पूरा 1 महीना भाभी को घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाने दिया। हर चीज भाभी के आगे हाजिर की जाती। मुझे अपने लिए भाभी का रवैया पहले दिन से बहुत अजीब महसूस हुआ। भाभी ने मेरा नाम तक एक अजीब अंदाज से पुकारा कि मेरा दिल उनकी आवाज सुनकर दहल जाता। जितना मीठा और प्यारा मेरा नाम था, उतना ही भाभी का लहजा उस नाम को पुकारते हुए कड़क हो जाता। यह बात मैंने बहुत दफा महसूस की थी और
अम्मा से इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन अम्मा हमेशा मुझे डांट कर चुप करवा देती और कहती कि पहले सब हालात तुम्हारे सामने ही थे, अगर तुम्हारे भाई को किसी भी ऐसी बात का इल्म हुआ तो घर में तूफान आ जाएगा। अम्मा मुझसे कहने लगी कि वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है, अगर वो तुमसे कोई बात ऐसे कर भी जाती है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस बात को बर्दाश्त करो। मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो जाती, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि भाभी को अगर कोई भी बात समझाने के अंदाज में भी की गई तो भाभी घर में तूफान बर्पा कर देंगी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा तोड़ कर ही अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। घर में अम्मा और मैं अकेले थे, इसलिए दरवाजा खोलते हुए घबराहट सी हो रही थी। जैसे हिम्मत करते हुए मैंने दरवाजा खोला तो देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव के कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अब्बा को दिल का दौरा पड़ा है और वह अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। गांव वालों की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अम्मा को लेकर फौरन से पहले हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकले थे। हमारे गांव में बना ये छोटा सा हॉस्पिटल अपने अंदर हर तरह की खुसूसियात रखता था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर से बात करने के बाद मालूम हुआ कि अब्बा की हालत बहुत सीरियस है। अब्बा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर मेरे अब्बा को नहीं बचा पाए। इस दौरान भाई को बहुत फोन किए। भाई अपनी बीवी को लेकर उसके मैके गया हुआ था, लेकिन भाई ने एक भी फोन नहीं उठाया। बार बार फोन करने पर आखिर भाभी ने फोन उठाया। मैंने रोते हुए भाभी को बताया कि अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे, अब्बा का इंतकाल हो गया है। भाभी ने नॉर्मल सा जवाब देते हुए कहा कि जो इस दुनिया में आता है आखिर उसको एक न एक दिन वापस भी जाना होता है, इसमें इतना आसमान सर पर उठाने वाली कौन सी बात है। मैं भाभी का जवाब सुनकर ज़ारों कतार रोने लगी। मैं रोते हुए दिल में सोचने लगी कि अब्बा हम दोनों की ढाल थे। आज अब्बा हमें छोड़कर चले गए, अब देखें भाई हमारे साथ क्या सलूक करता है। मैं ये सोचकर रोने लगी थी। अम्मा की हालत बहुत खराब थी। अम्मा से इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अम्मा अब्बा की खबर सुनकर बेहोश हो गई। गांव वालों ने अम्मा को उसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। मैं अब्बा की मैयत लेकर गांव वालों के साथ घर चली गई। सारा दिन भाई का इंतजार करने के बाद भी जब भाई घर पर नहीं आया तो कुछ गांव वाले भाई के ससुराल गए और वहां से भाई को अब्बा के इंतकाल की खबर दी। आखिर है तो वो बेटा ही। खबर मिलता ही दौड़ से वे घर चला आया। मेरे ऊपर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा बाप, मेरा सब कुछ इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। अम्मी अभी हॉस्पिटल में अपनी जंग खुद लड़ रही थी। अब्बा की तदफीन के बाद भी अम्मा को होश तक नहीं आया। अब मुझे अब्बा की फिक्र के बाद अम्मा की फिक्र होने लगी। अम्मा होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर के मुताबिक अब्बा की वफात के सदमे का असर बुरी तरह से अम्मा के दिलो दिमाग पर हुआ था। इस वजह से अम्मा को बहुत ही खतरनाक किस्म का फॉलेज अटैक हुआ था जो अम्मा को बेहोशी की हालत में ले गया। दूसरी तरफ भाभी ने घर में अजीब किस्म का माहौल बना रखा था। भाभी की बेइज्जती अब साफ दिखाई देने लगी। भाभी ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। उसके जुल्म सितम एकदम से घर में जाहिर होने लगे। ऐसे लगता कि भाभी इसी दिन के इंतजार में थी कि अम्मा और अब्बा इस घर में ना हो, पर अपने दिल की वह हर हसरत पूरी कर सके। इस तरह मुझ पर रोब जमाते हुए हर तरह का जुल्म कर सके। मुझे तो ऐसे मालूम होता कि भाभी में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। इंसानियत से तो भाभी का दूर तक का वास्ता नहीं लगता। माँ को हॉस्पिटल में बीमार पड़े 1 महीना होने को था, लेकिन भाई और भाभी को जरा बराबर कोई फिक्र नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में मगन और खुश थे। मेरा सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता। भाभी सारे घर का मुझसे ही काम करवाती और सारी रात अम्मा के साथ में हॉस्पिटल में ड्यूटी देते गुजारती थी। अब तो मुझे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी। भाभी के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। ना खाने को कुछ देती, ना ही घर में सुकून का सांस लेने को मिलता। सारी रात की ड्यूटी करने के बाद दिन में अगर कहीं मेरी आंख लग जाती तो भाभी बहुत ही बुरी तरह से मुझे उठाकर तरह तरह की बातें सुनाती और घर के काम करवाती। मेरा आखिरी सहारा सिर्फ मेरी माँ थी और आज वो भी मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया से जाने वाला था। मैं हॉस्पिटल में अम्मा के पास थी जब अम्मा ने अपनी आंखें खोली। मुझे ऐसे लगा कि मेरी माँ मुझे वापस मिल गई। मैंने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही डॉक्टर ने आकर देखा तो अम्मा ने आंखें खोली हुई थी, लेकिन अम्मा आंखें झपक नहीं रही थी। डॉक्टर ने जब अम्मा की ऐसी हालत देखी तो मुझे कमरे से बाहर निकालते हुए अम्मा का इलाज करने लगे। जिस कमरे में अम्मा को रखा गया था उस कमरे के बाहर एक खिड़की थी जहाँ से अम्मा का बेड साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर अम्मा को मुसलसल झटके लगा रहे थे। अम्मा की सांस आती और फिर सांस टूट जाती। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी माँ अपना सांस बहाल करने में नाकाम रही। काफी देर कोशिश करने के बाद डॉक्टर ने अम्मा के ऊपर सफेद कपड़ा उड़ाते हुए अम्मा के साथ लगी हर मशीन उतारने लगे। ये देखते हुए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी
कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं ये समझ रही थी कि माँ का सांस ठीक हो गया और डॉक्टर अब अम्मा को बाहर लाने लगे। अम्मा मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैं इस हकीकत को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरे सर से माँ बाप का साया उठ चुका था। अम्मा अब्बा के जाने के बाद भाई ने शुरू में मेरे ऊपर अपनी मोहब्बत का इज़हार बनाए रखा, पर यह बात मेरी भाभी से कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अम्मा अब्बा के जाने के बाद घर में वीरानी छा गई। मैं हर वक्त अम्मा अब्बा को याद करके रोती रहती। मैं दिल ही दिल में सोचती कि माँ बाप कितना कुछ सोचते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले ने लिखा होता है। अब्बा मुझे लेकर बहुत परेशान रहते और कहा करते थे कि पहले इसकी शादी होगी, फिर मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। न जाने अब्बा को क्या चीज नजर आ रही थी जो अब्बा ने शुरू से इस बात को अपनी जिद बना रखा था। जो कुछ भी था अब्बा की फिक्र बजा थी। भाभी ने मेरे लिए मेरे ही घर को तंग करके रख दिया। उस घर में मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उन्हीं सोचों में डूबी मैं अपने बिस्तर पर बैठी सो गई। अभी मैं ज्यादा गहरी नींद में नहीं गई थी कि मेरे कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी और वो भाभी की आवाज थी जो मुझसे कह रही थी कि यहाँ आराम कर रही है, काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा। मुझसे भाभी की ये तल कलामी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैंने अम्मा अब्बा के सदमे से चूके निडाल थी। इस वजह से भाभी की किसी बात का जवाब ना दिया। मैं सारा दिन गुमसुम रहती क्योंकि मुझे भाई और भाभी का रवैया अपने साथ कुछ ठीक नहीं लगता था, और ये बात मेरे लिए भी किसी सदमे से कम नहीं थी। भाभी तो बेगानी थी, उस पर क्या ही गिला कर सकती थी, लेकिन भाई तो मेरा अपना था। उसकी रगों में भी वही खून था जो मेरी रगों में गर्दिश कर रहा था। इसके बावजूद भाई ने कभी भाभी से ये सवाल नहीं किया कि तुम बेवजह मेरी बहन को क्यों डांटती रहती हो। एक तो वो सारा दिन काम करती है और तुम्हें बैठे हर चीज मुहैया करती है, इसके बावजूद तुम इसको बुरी तरह से डांटती हो। भाई के कभी सवाल ना करने की वजह से ही भाभी ने कभी अपने जुल्मों में कमी नहीं आने दी। मुझे तकलीफ पहुंचाने का वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। हमारा गांव एक मोहल्ले की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करता। मोहल्ले की औरतें जब भी घर आती तो भाभी को समझाती। सब भाभी से कहती कि फातिमा के सर पर अब शफकत भरा हाथ रखना तुम्हारा काम है ये। लेकिन भाभी उनके सामने तो बहुत मीठी प्यारी बनी रहती। उनके जाने के बाद भाभी मेरा वो हशर करती जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। भाभी मुझे कमरे में भूखी प्यासी बंद कर देती और मोहल्ले की औरतों से कहती कि फातिमा पागल हो गई है, इसलिए उसे कमरे में बंद करके रखा है। अम्मा अब्बा की मौत का सदमा उसके दिमाग पर बुरी तरह से असर कर गया है। कोई ये नहीं जानता था कि भाभी सारे घर का काम मुझ पागल से ही लिया करती थी। लोग भाभी से कहने लगे कि तुम फातिमा की शादी कर दो, कोई अच्छा रिश्ता देख कर फातिमा को उसके घर की बना दो तो वही सदमे से बाहर निकल आएगी। मोहल्ले वाले अगर कोई भी रिश्ता लेकर आते तो रिश्ते वालों को भाभी ये कहकर घर से भगा देती कि फातिमा पागल है, और वह जब अपना होश खो बैठती है तो जानलेवा हमला करने में देर नहीं लगाती। मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाकर भाभी ने मेरा हर रास्ता बंद कर दिया। मेरा कोई रिश्ता आता तो मोहल्ले वाले भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूछना अब छोड़ गए। मुझे भाभी ने बिल्कुल तने तनहा करके रख दिया। इसके बावजूद भी मेरी भाभी मुझसे खुश नहीं होती थी। मुझ पर कोई मेरे माँ बाप ने हाथ तक नहीं उठाया था, लेकिन भाभी का जब दिल करता मुझ पर हाथ भी उठा लेती और मैं जवाब तक नहीं देती। मैं भाभी के जुल्मों से तुम इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि इन सब के बारे में तो अब्बा ने पहले ही मेरा जहन तैयार कर रखा था। इसलिए मैं खामोशी से उसके सारे जुल्म बर्दाश्त करती जा रही थी। रोज रोज भाभी की शिकायत बढ़ती जा रही थी। भाभी हर वक्त भाई को मेरे खिलाफ भड़काती रहती, इसलिए भाई भी हर वक्त मुझ पर तनकीद करता नजर आता। कभी भाभी को मेरे हाथ के पके हुए सालन में नमक ज्यादा लगता तो कभी मिर्ची तेज लगती। तरह तरह के बहानों से भाभी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। ऐसे लगता है कि भाभी के जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये था कि मुझे किस तरह से जलील और रुस्वा किया जाए। सुबह होती भाभी तैयार होकर अम्मा के तख्त के ऊपर बैठ जाती और मुझ पर रोब जमाने लगती। मेरे लिए इतनी इजाजत नहीं थी कि मैं नहाकर कपड़े ही तब्दील कर लूं। जब भी मैं कभी नहाकर कपड़े तब्दील करके भाभी के सामने आती तो भाभी बुरी तरह से मुझे डांटती और कहती, तुम किसके लिए नहाती और कपड़े बदलती हो। भाभी मुझसे कहती कि तुम तो बड़ी सजी संवरी रहती हो, माँ बाप का दुख तुम्हें क्या होगा। मैंने कभी भाभी को पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन भाभी की मुसलसल इस बात से मैं भी तंग आ चुकी थी। आज जब भाभी ने मुझे कहा कि माँ बाप मर गए हैं लेकिन तुम्हें कोई दुख नहीं है, तुम तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने फिरते नजर आती हो, बेसाख्ता मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि माँ बाप के मर जाने के बाद क्या इंसान नहाना या कपड़े बदलना छोड़ देता है? क्या उसे हक नहीं कि साफ सुथरा रहे? मैंने भाभी से कहा कि सफाई तो निस्फ ईमान है,
तो अगर मैं साफ सुथरी होकर नमाज अदा करती हूँ तो क्या मैं गुनहगार हूँ? मेरे ये चंद सवाल थे कि भाभी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद करते हुए मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। भाभी मुझसे कहने लगी कि जुबान तराजी करती हो, निकल जाओ मेरे घर से, उसी के पास जाओ जिसके लिए सजदे से बढ़ती हो। ये बात मेरे लिए तकलीफ तय थी। रात का वक्त था और घर के बंद दरवाजे ने मेरी रूह को झिंझोड़ कर रख दिया। इर्द गिर्द गौर किया तो सब लोग अपने घरों में जा चुके थे। हर तरफ अंधेरा फैल गया था। मैं कई घंटों तक घर का दरवाजा पीटती रही और भाभी के तरले करती रही कि दरवाजा खोल दो। मैं रात के उस पहर में कहाँ जाऊंगी? मैं किस दर पर जाऊं? मैंने भाभी से कहा कि एक दफा दरवाजा खोल दो, मेरा आपसे वादा रहा मैं कल सुबह होते ही घर छोड़कर चली जाऊंगी, दोबारा कभी आपको इस घर में नजर नहीं आऊंगी। लेकिन भाभी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कई दफा दरवाजा पीटने के बाद भी जब भाभी ने दरवाजा नहीं खोला तो अपनी आंखों में आंसू लिए एक अनजान रास्ते पर चलने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ जाकर रुकना है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि सर्दियों की रातें थी और मैं तने तनहा वीरान सड़कों पर मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। भाई शहर गया हुआ था। मैं सोच रही थी कि अगर भाई घर पर होता तो शायद वही दरवाजा खोल देता, शायद उसे मुझ पर तरस आ ही जाता। उन्हीं सोचों में चलते चलते मैं एक सुनसान सड़क पर निकल गई। सर्दी हुई इस कदर थी कि मैं ठठर कर रह गई। मेरे पास कोई लिहाफ भी नहीं था जो उस ठंड को मुझ तक आने से रोक सकता। मैं रोती हुई अम्मा अब्बा को याद कर रही थी। मैं उन वक्तों को याद कर रही थी जो वक्त अम्मा अब्बा के साथ गुजारा था। कैसे नाजू से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था और मेरे भाई भाभी ने मुझे पागल बना दिया। मैं पागल तो नहीं थी, लेकिन भाभी ने मुझे मेरे बारे में पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया था। यही भाभी ने मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भाभी के जुल्मों से तम याद करती हुई एक सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि इस सड़क पर कहाँ जाकर मेरी मंजिल मुझे मिलेगी। एकदम से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने घर से काफी दूर निकल आई हूँ और ये सुनसान सड़क न जाने कहाँ जाकर खत्म होगी। इस एहसास ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया। तभी सड़क के करीब लगे घने दरख्त के नीचे जाकर मैंने कुछ देर सांस लेना चाहा। जैसे ही मैं दरख्त के पीछे जाकर टेक लगाकर बैठी तो मैं बेहद रो रही थी। मैं सोच रही थी कि कब सुबह होगी और कब मैं यहाँ से निकलूंगी। अजीबोगरीब सा एहसास मुझे खौफजदा किए हुए था। समझ से बाहर था कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। चलते चलते अपनी सोचों में गुम मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कहाँ आ गई थी। मेरे पास अपनी बेबसी के ऊपर रोने के सिवा और कुछ नहीं था। मैं अपना मुंह घुटनों में छुपाए खौफ के मारे एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठी थी कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। ये आहट आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होती जा रही थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये कदम मेरी ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं खौफ के मारे अपना सर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। मैंने घबराते हुए जैसे ही सर उठाकर देखा तो एक बूढ़ी अम्मा मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए मुझसे ये सवाल कर रही थी कि तुम कौन हो और इस जगह क्या कर रही हो? मैं उस सुनसान जगह पर बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान रह गई। मैंने घबराते हुए बूढ़ी अम्मा से कहा कि मैं बेबस और लाचार हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उसे सारी कहानी बताई, भाभी के जुल्म सितम के बारे में जिक्र किया तो बूढ़ी अम्मा ने शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखते हुए बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। मैं बेहद खौफजदा थी। बूढ़ी अम्मा ने मुझे समझाया कि परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पास उस बूढ़ी अम्मा के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने यही सोचा कि आज की रात इसके साथ गुजार लूं। सुबह होते ही अपनी जिंदगी का फैसला करूंगी कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। यही सोचते उस बूढ़ी अम्मा का हाथ थामे उसके साथ चलने लगी। बूढ़ी अम्मा सड़क पर चलने के बजाय सड़क के गिर्द लगे दरख्तों के झुंड में जाने लगी। ये देखकर मैं डर गई, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं कर सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा सवाल करने उसे कैसा लगता। यही सोचते हुए मैंने अपना आप परवरदिगार के सुपुर्द किया और खामोशी इख्तियार किए हुए उसके साथ जाने लगी। कुछ देर सफर तय करने के बाद बूढ़ी अम्मा मुझे ऐसी जगह ले आई जहाँ रोशनी थी। ऐसे लगता कि गांव से हटकर ये अलग आबादी थी जो रोशनी अपने अंदर समेटे थी। हर तरफ उजाला था। मैंने आज से पहले ये जगह कभी नहीं देखी थी। बहुत खूबसूरत और सुकून वाली जगह थी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। बूढ़ी अम्मा ने मुझे घर में न सिर्फ रहने को जगह दी बल्कि अच्छे खाने से भी नवाजा। कुछ ही घंटों बाद मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि ये लोग किसी इंसानी मखलूक से ताल्लुक नहीं रखते।
जान तो मेरी तब निकली जब बूढ़ी अम्मा ने मुझे अपनी हकीकत बताई। वो खाना देकर सामने बैठ गई और अचानक से बूढ़ी अम्मा खूबसूरत नौजवान लड़की की शक्ल इख्तियार कर गई। उसे देखकर मेरी रूह तक कांप उठी, मैं बहुत डर गई। तभी उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, डरो मत, मुझे अपनी दोस्त समझो। मैं कई दिन से भूखी थी, मगर जैसे ही मैंने इस बूढ़ी अम्मा को एक जवान लड़की की शक्ल में देखा तो मेरी भूख मिट गई। खौफ के मारे मुझे कुछ होश नहीं रहा। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं एक जिन जाती हूँ और ये सारा इलाका जिन्नात का है। मैं ये सुनकर बुरी तरह से खौफजदा हुई। इस एहसास ने मुझे बुरी तरह से डराया कि मैं इंसान होने के बावजूद एक ऐसी जगह पर मौजूद थी जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सब जिन्नात थे। मैं इर्द गिर्द इस कदर जिन्नात देखकर दंग रह गई। जिनजादी ने आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारा जब तक जी चाहे तुम यहाँ रह सकती हो, जहाँ किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। उसने बताया कि हम अच्छे जिन्नात हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, किसी का दुख देखकर उसके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम परवरदिगार के हुक्म से नेक काम करने वाले जिन्नात हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जिनजादी ने मुझे कहा कि घबराना तो इंसानों को इंसानों से चाहिए जो इंसानी दिल रखते हुए भी रहम नहीं करते। मुझे उसकी बात समझ आ रही थी, तभी भाभी के जुल्म से तम याद आने लगे। मेरी आंखों में आंसू थे। जिनजादी ने मेरे आंसू साफ किए और मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, ये बात ज़हन से निकाल दो कि जिन्नात की मखलूक के साथ रह रही हो। तुम ये एहसास दिल से निकालो कि तुम्हारे लिए यहाँ रहना आसान होगा। उसकी इतनी अपनाइयत और मोहब्बत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने दिल को तसल्ली दी कि अगर मुझे कोई जानवर खा जाता या इस सुनसान रास्ते पर मेरे साथ कोई हादसा होता तो मैं क्या कर सकती थी। ये तो अल्लाह ने मेरे लिए मौजज़ा ही किया कि मेरी मुलाकात जिनजादी से करवाई और मैं उसके साथ खश चली आई, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं अपने दिल से डर और खौफ निकाल चुकी थी। जिनजादी के साथ खुशी खुशी खाना खाने लगी। मैंने पेट भरकर खाना खाया। जिनजादी ने मुझे बहुत खूबसूरत लिबास हाथ में थमाते हुए जल्दी से तैयार होने का कहा। आज मेरे कज़न की शादी है और मुझे शादी में तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है। पहले तो मैंने जिनजादी के साथ जाने से इनकार किया, फिर मैंने उसके इसरार करने पर रजामंदी का इजहार करते हुए हाँ कर दी। जिनजादी ने जो लिबास मेरे हाथ में थमाया, मैंने आज से पहले ऐसा लिबास कभी नहीं देखा था। इतना खूबसूरत लिबास और इतने खूबसूरत जेवरात देखकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने देर न करते हुए जल्दी से लिबास ज़ेबतन किया। जेवरात पहनते हुए जिनजादी के सामने हाजिर हुई। वो मुझे अपने दिए गए लिबास में देखकर बेहद खुश थे। उसने मेरा हाथ थामा और पहले झपकते ही हम वहां से गायब हुए। जिनजादी की खाला के घर पहुंच गए। यहाँ हर तरफ खुशी का समा था और कोई खुश नजर आ रहा था। जिनजादी ने सबसे मेरा तारुफ करवाया और सबको बताया कि मेरी जान से प्यारी सहेली है। सब ने मेरी खिदमत की और मुझे इज्जत बख्शी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। मैं ये सोचकर हैरान थी कि जिन्नात है किस कदर मोहब्बत और प्यार से रहते और एक हम इंसान है जो किसी को होश देख कर राजी नहीं होते, हर वक्त जुल्म सितम करने की नई तरकीबें सोचते रहते हैं। मैंने जिनजादी के साथ उसके कज़न की शादी को खूब एंजॉय किया। ये शादी 3 दिन तक जारी रही और मैं 3 दिन तक जिन्नात के साथ उस शादी को एंजॉय करती रही। आज मुझे जिन्नात के साथ रहते 3 दिन हुए। अब मुझे वापस घर जाना था। ये सोचते हुए जिनजादी से कहा कि मुझे अब घर जाना चाहिए। मेरा भाई मुझे ना पाकर परेशान हो रहा होगा और वैसे भी भाभी ने मेरे बारे में मोहल्ले में पता नहीं क्या क्या गलत बात मशहूर कर दी होगी। जिनजादी ने मुझे खुली ऑफर दी और कहा, जब तुम्हारा जी चाहे आ सकती हो। तुम मेरी अच्छी सहेली बन गई हो, इसलिए तुम्हें मैं किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। जब भी किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो दिल में याद करना, मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी। मैं जिनजादी का एहसान नहीं भूल सकती थी। 3 दिन में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। मैंने सबसे वापस जाने की इजाजत लेते हुए जिनजादी से कहा कि मुझे बाहिफाजत मेरे घर पहुंचा दो। जब मैं घर वापस आने लगी तो जिन्नात ने मुझे बहुत सारे जेवरात और खूबसूरत लिबास तोहफे में दिए थे। ये सब सामान लेते हुए मैं जिनजादी के साथ अपने घर चली गई। जिनजादी ने पलक झपकते ही मुझे घर पहुंचा दिया और जैसे ही मेरे घर का दरवाजा खटखटाया, मेरे भाई ने दरवाजा खोला और जिनजादी मेरे साथ थी। मुझे सही सलामत देखकर भाई हैरान रह गया। भाई की आंखों में आंसू थे और ये आंसू पछतावे के लग रहे थे। भाई ने मुझे अपने साथ लगाया और रोने लगे और दरवाजे पर ही मुझसे सवाल करने लगे कि तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने भाई को बताया कि भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं काफी देर तक दरवाजा पीटती रही, लेकिन भाभी ने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैंने भाई को अपनी सहेली के बारे में भी बताया कि मुझे ये मिले और ये मुझे अपने घर लेकर गई। ये मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई है। इसके घर वालों ने मुझे उन चीजों से नवाजा और मुझे आज बाहिफाजत घर तक पहुंचाने के लिए ये खुद चल कर आई है। भाई मेरी सहेली से मिलकर बहुत खुश हुआ और मुझे घर के अंदर ले जाने लगा।
जिनजाती भी मेरे साथ ही थे। भाई जिनजादी की हकीकत से तो वाकिफ नहीं था, मगर किसी अनजानी ताकत को जरूर महसूस कर रहा था। घर के अंदर दाखिल होते ही भाई ने भाभी को चीखते हुए आवाज दी। जैसे ही भाभी सहन में आई, मुझे देखकर भाभी के रंग उड़ गए। भाई ने भाभी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुमने तो मुझे कहा था कि वो किसी यार के साथ भाग गई है, पर अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। तुमने इतना बड़ा जुल्म मेरी बहन के साथ किया, और मैं पागल तुम्हारी बातों पर यकीन करके अपनी ही बहन को कोसता रहा। भाई जारो कतार रो रहे थे। तभी भाई ने भाभी को धक्के देकर घर से निकालना चाहा। मैंने भाई को रोका और कहा कि जो गलती भाभी ने की थी, आज वही गलती आप भी दोहरा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी भाभी इस घर को छोड़कर चली जाए। मैं अपनी भाभी और भाई के साथ इसी घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर भाई ने भाभी की बहुत ज्यादा लान तान की। भाभी को अपने किए पर शर्मिंदगी थी। भाभी ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और मुझे अपने सीने के साथ लगाकर मुझसे कहने लगी कि आज के बाद तुम्हें किसी भी किस्म की मैं कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। जिनजादी के आने से ना सिर्फ मेरे घर का माहौल बदल गया था, बल्कि मुझे खोए हुए रिश्ते भी मिल गए थे। मैं बेहद खुश थी। मुझे खुश देखकर जिनजादी खुशी खुशी वापस चली गई। जिनजादी की मदद से भाई ने अपना कारोबार शुरू किया और इसमें बहुत तरक्की पाई। आज हमारे पास शहर में एक बहुत बड़ी कोठी है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ उसी कोठी में रह रही थी जब भाई ने एक बहुत अच्छी जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझे रुखसत करके मेरे अपने घर में भेज दिया। आज मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।